उन सारी कोचिंगों को जो दिल्ली वाली कोचिंग है उनको 1.5-2 लाख रुपए फीस है। अच्छा, एक ये बात हो गई, अच्छी जानकारी मिली इसमें। एक आरोप आप लोगों पे और लगता है कि आप लोगों ने सोशल मीडिया के फेम के जरिए यूपीएससी की परीक्षा को बहुत ज्यादा ग्लैमराइज कर दिया है, जिसको देख करके, उसको सुन करके, आप लोगों को सुन करके आकर्षित होकर के छात्र आते हैं कि कुछ जैसे मैं कल देख रहा था प्रोटेस्ट में, तो वहाँ विकास जी ने जो लाइन कही है, कुछ ना होगा तो तजुर्बा होगा, तो उस पर लोग कमेंट कर रहे थे और इस पे सवाल उठाते हैं कि आप लोग इतना क्यों इसको ग्लैमराइज कर रहे हो, जबकि उसमें सक्सेस रेट बहुत कम है। विकास जी की कोई 10 लाइन समझ जाएगा तो उसका जिंदगी सुधर जाएगा। विकास देवकीर्ति एक बहुत ही शिक्षित और बहुत ही हैवी वेट टीचर है, किसी को संदेह नहीं है ना। उस व्यक्ति का मजाक उड़ाया जाना मतलब वही वाली हाल है कि जब देश का बुरा दिन आता है तो अपने विद्वानों को मजाक उड़ाया जाता है, मजाक उड़ाने लगता है। मौर्य काल में एक राजा हुआ बिंदुसार, तो उसने सीरिया के राजा से कहा एंटियोकस वन से कि हमको 3 चीज भिजवा दो यार। कहा क्या क्या? कहा एक अंजीर भिजवा दो, एक शराब भिजवा दो, एक विद्वान भिजवा दो। उसने कहा यार अंजीर और शराब तो भिजवा दूंगा, लेकिन विद्वान ना भिजवा पाएंगे। और जहां तक मेरे और विकास देवकीर्ति द्वारा इस सर्विस को ग्लैमराइज करने का, तो जो टॉपर घूम घूम के सब जगह इंटरव्यू देते हैं, उनकी भूमिका कहाँ गई? वो जो आईएएस टॉपर हर साल निकलते हैं, जो हर कोचिंग में जाके कहते हैं हमने यहाँ चद्दर चढ़ाई, हमने वहां चद्दर चढ़ाई, उनकी भूमिका नहीं है। अगर वो हर टॉपर कहते कि भैया मैं तो खुद से पढ़ा था, मैं तो अपने से पढ़ा था, मैंने यहाँ से इतनी गाइडेंस ली थी, यहाँ इतनी गाइडेंस ली थी। भाई टीचर तो जो शिक्षक है वो अपनी कोचिंग चला रहा है, वो तो अपना व्यापार कर रहा है, वो तो ऐड करेगा ही, प्रचार करेगा ही। ये जो टॉपर है, हर साल टॉपर निकलते हैं, ये नहीं महिमा मंडन करते, ये कम महिमा मंडन करते हैं। हर साल मिनिमम 1000 लड़के निकलते हैं, वो कम महिमा मंडन करते हैं। उसमें से 50% तो अपनी इंस्टाग्राम बना लेते हैं, आईपीएस ग्रैंड एंट्री और ये एंट्री और वो एंट्री। मतलब ठीक है, अच्छी बात, उनका भी हर आदमी का मन होता है कि हम सोशल मीडिया में जाने जाए, तो ठीक है, उनका भी एक शौक है, लेकिन उनकी भी तो जिम्मेदारी आती है कि सिर्फ शिक्षक, 2 शिक्षक इस देश में जिम्मेदार है ग्लैमराइज करने के लिए, बाकी लोग जिम्मेदार ही नहीं। जो सामाजिक सम्मान और ये सम्मान वो सम्मान, वो दौर ही ऐसा चल रहा है। किसी को ब्लेम करना, किसी के ऊपर उंगली उठाना, ठीक है। अभी लड़के चूंकि क्रोध में है तो वो मानी सी बात है, कहेंगे कि हम तो, हमारा एक बड़ा अच्छा मेम बनाया लड़कों ने कि हम तो नहर तैर कर जाते थे कोचिंग करने, और आज के लड़के नाला पार करने में डर रहे हैं। तो ये बात एकदम सही है कि हम जिस दौर में पढ़ते थे और जैसे जैसे पढ़ाई करते थे, जिस तरह स्कूल में जाते थे, तो आधा ज्यादा लोग तो वाकई में स्कूल जाते वक्त बड़ी अच्छी वो बनाई है। जिसने बनाई, हो सकता है मेरे किसी मित्र का बेटा ही हो, तो वो बड़ा अच्छा बनाया उसने। नहीं सर, नहर पार करना फिर भी एक बार अगर आपको तैरना आता है तो आसान है, वो नेहरू यार का नाला पार करना ज्यादा मुश्किल है। अरे मैं तो ये सोचता हूँ कि ये जो दुर्घटना घटी, वो सिर्फ सोच कर आदमी काम जाएगा। मतलब वो कितनी विदारक घटना है, मतलब उस घटना को सिर्फ अगर आदमी कल्पना कर ले, तो वो बेचारा मानसिक ट्रॉमा में आ जाए। और आई है बड़े सारे पेरेंट्स जिन्होंने मुझे फोन किया, भैया क्या करें। हमने कहा भैया देखिए ऐसा है कि अब तो घटना घटी गई है और वैसे भी डिसीजन आपका है, आपको दिल्ली भेजना है, जयपुर भेजना है, आगरा भेजना है, लखनऊ भेजना है, आप भेजिए। मैं तो यही कह रहा हूँ कि सरकार को विधान बनाना चाहिए, स्ट्रिक्ट विधान बनाना चाहिए, बहुत कठिन विधान बनाना चाहिए, लिमिटेड सीट का बनाना चाहिए, लिमिटेड सीट होना चाहिए। क्योंकि मैं पढ़ाया हूँ, 1000 बच्चों को पढ़ाया। पटना की कोचिंग में देखते हैं, वनडे की कोचिंग है, उसमें 1000 बच्चे बैठे हुए हैं। 1000 बच्चों में कोई नहीं पढ़ पाता, वही जो आगे 20-25 बैठे होते हैं उनको छोड़कर कोई नहीं पढ़ पाता। एक तो लिमिटेड सीट का विधान सरकार को बनाना ही चाहिए 100%। एक सेफ्टी कॉम्प्लायंस का, मैं खुद कोचिंग चला रहा हूँ, आज नहीं तो कल लोग मेरे पास भी आएंगे, लेकिन मैं चाहता हूँ ये सब चीजें हो। लिमिटेड सीट का विधान कंपल्सरी हो कि मैक्सिमम 200 से ज्यादा लड़के क्लास में नहीं बैठेंगे। दूसरा, सेफ्टी कॉम्प्लायंस जिसके पास नहीं है, कोई भी घटना घटी है, अधिकारी और ओनर दोनों को आजीवन कारावास होना चाहिए। तीसरी बात, कोचिंग अपने फॉर्म के डिक्लेरेशन में लिखे, जैसे हम हॉस्पिटल में जाते हैं तो डिक्लेरेशन होता है ना, वहाँ डिक्लेरेशन में लिखे कि हमारे यहाँ सुरक्षा से संबंधित सारी व्यवस्थाएं की गई है, किसी प्रकार की कोई भी दुर्घटना भविष्य में होती है तो उसका मैं जिम्मेदार रहूंगा। और अपनी सफलता सूची हर साल की लोग जारी करें, जो क्लासरूम के लड़के हैं वो, आईजीपी नहीं, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम नहीं, हर कोचिंग, ये 4 चीज कंपल्सरी होनी ही चाहिए। हर कोचिंग, जैसे मेरे क्लास में 50 बच्चे इस साल पढ़े, तो उसमें से कितने लड़कों जो साल में मुझसे पढ़े, नहीं लास्ट में 500 बच्चे आ गए इंटरव्यू देने के लिए, उसमें से 30 लड़के में वो दे दिए, इंटरव्यू दे दिए, उसमें से 20 सेलेक्ट हो गए तो वो मेरे बच्चे हो गए। वो नहीं, वो जो 50 साल मेरे साथ पढ़े हैं, उनमें से आपने कितना क्वालिफाई किया, ये हर कोचिंग को जारी करना चाहिए हर साल। एक आखिरी सवाल, हमने लंबी चर्चा कर ली, एक चीज मैं और जानना चाहता हूँ, आप ही लोग पढ़ाते हैं बच्चों को, और वो यही मुखर्जी नगर और इन्हीं सब की गलियों से निकलते हैं, छोटे छोटे दड़बों में रहते हैं, सड़क, बिजली, पानी सब जो है अस्त व्यस्त है। वो कल मैं जब देख रहा था कि मेरे लिए बड़ा विचित्र तस्वीर थी, एक आईपीएस ऑफिसर
बैरिकेड के उस पार खड़े थे जो रोक रहे थे, और एक लड़की जो आईपीएस या आईएएस बनना चाहती है वो उनसे लड़ रही थी, उनसे बात कर रही थी। तो वो आईपीएस भी कभी बैरिकेड के इस पार रहा होगा। यहाँ से तमाम छात्र चुन के जाते हैं, आईएएस बनते हैं, उनमें बहुत सारे लोगों को एजीयू कैडर भी मिलता होगा, उनके बैचमेट्स भी रहते हैं। जब पूछा जाता है आपके छात्रों से कि आप वहाँ रहे, तो वो नॉस्टैल्जिया फील होकर के वो बताते हैं अरे ऐसा था पतली गलियों में। वो कभी क्यों पलट के नहीं आते कि यार तुम लोग बहुत बुरी स्थिति में रह रहे हो, मैं गुजरा हूँ, आप मेरे जूनियर हो, मैं यहाँ पे अधिकारी हो गया हूँ, मैं इसको ठीक कराने की जिम्मा लेता हूँ। आप लोग कभी बात करते हो अपने छात्रों से इस पे, जो आपके सिलेक्टेड छात्र हैं? जलेबी जब जो चीनी का होता है, क्या बोलते हैं उसको, चाशनी से निकाल ली जाती है, फिर डाली जाती है, फिर नहीं डाली जाती है। कुछ नियम है दुनिया के, कुछ नियम है, नियम। हम भी रोकर अपनी कहानियां सुन, मेरे तो बहुत सारी कहानियां, मैंने तो 1% सबसे पहले तो लल्लन टॉप पे ही सारी बातें मैंने की थी, वो भी 1% पे ही। अगर मैं अपने जीवन के संघर्ष की सिर्फ 5% कहानी सुना दूं तो बहुत सारे लोग तो कोमा में चले जाएंगे। लेकिन अच्छा लगता है, उससे बहुत सारे लोगों को फायदा भी होता है। कुछ लोगों को लगता है जब कोई किसी की कहानी, किसी टॉपर की कहानी सुनता है तो उसको लगता है कि भाई हम भी तो इससे गुजर रहे हैं, तो उससे उत्साह मिलता है। लेकिन जब आप सरकार के लिए काम करते हैं तो आपके सामने हर आदमी प्रजा होता है। बहुत सारी मूवी में सीन दिखाई गई है, जैसे आखिरी रास्ता मूवी है, तो बाप बेटा अपने बाप को शूट करता है, उससे करीबी रिश्ता क्या हो सकता है? बेटा जो है अपने बाप को शूट करता है। तो ये जो आईपीएस अधिकारी बैरिकेडिंग के इस पार खड़े हैं, ये सरकार के प्रतिनिधि हैं, इनको लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है। ये इतना करते हैं कि वो जो बैरिकेडिंग के उस पार पड़े खड़े हैं, उनसे ये रिक्वेस्ट करते हैं आप देखो प्लीज जरा ऐसा ना करो। मैंने कई बार देखा अधिकारियों को जाकर लोगों को बोलते हुए कि यार जाओ यार तुम लोग, ऐसा ऐसा ऑर्डर है। ऐसा नहीं कि सब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में हम थे तो प्रोटेस्ट चल रहा था, तो हमारे एक सीनियर आईपीएस अधिकारी थे, यार ऑर्डर है यार लाठीचार्ज करने का। तो ऐसा नहीं है, वो जो हमारे बीच से लोग बन के जाते हैं वो सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं और सारा मतलब एक पर्सनल भाव रखते हैं कि बच्चों को कोई नुकसान ना हो। नहीं, मैं ये सिर्फ लाठीचार्ज की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ वही एमसीडी में भी तो आते होंगे, वही अधिकारी और भी पदों पे बनते हैं जो नीति नियंता हो जाते हैं। तो ये जो हालत है, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब किसी कोचिंग में आग लगी तो प्रशासन सबकी फायर एनओसी चेक करने लग गया, जब किसी बेसमेंट में पानी भरा और बच्चों की जान गई तो प्रशासन सबके बेसमेंट सील करने लग गया। आप वहाँ की बिल्डिंगों की हालत देखिए, चिपकी हुई है, सूरज की रोशनी तक नहीं आती, 5-5 नाले हैं, तारों का जाल बिछा हुआ, सड़क नाम की चीज नहीं है, पानी वो खरीद के पी ले तो सुरक्षित है, नहीं तो मर जाए। एक हादसा हुआ, आपने चेक किया, दूसरा हादसा हुआ, चेक हुआ, अब आप तीसरे चौथे बड़े हादसे का इंतजार कर रहे हो कि ये हो जाए तब हम एक्शन लेंगे, तब हम नक्शा चेक करेंगे कि 5 मंजिल कैसे बन गई, 4 मंजिल कैसे बन गई। मेरा सवाल सिस्टम पे, जब तक इस देश में जनसंख्या का दायरा मौजूद रहेगा, जनसंख्या ये स्वीडन थोड़ी है, अमेरिका थोड़ी है, अमेरिका भारत से 5 गुना बड़ा है, जनसंख्या 25 करोड़ है, सारे कॉम्प्लायंसेस वहां के लोग फुलफिल कर सकते हैं। यहाँ किसी को स्वच्छ हवा मिल जाए यही बहुत बड़ी बात है, स्वच्छ जल मिल जाए यही बहुत बड़ी बात है। तो आज जिस चुनौती के दौर में हम जी रहे हैं, अगर वहां पे एक मिनिमम न्यूनतम सुरक्षा की गारंटी अगर व्यक्ति को मिल जाए तो वही बहुत बड़ी बात है। तो मैंने अब हम ये मान के चले कि हवा पानी मिल रहा है, उसी में खुश रहे, उसी को अंतिम न्यूनतम सुरक्षा, जो न्यूनतम सुरक्षा की गारंटी, जैसे न्यूनतम को हम नियति मान लें। नहीं, नियति नहीं मानेंगे, बिल्कुल नहीं मानेंगे। हमने कहा जैसे बेसमेंट में क्लास चल रही है या बेसमेंट में लाइब्रेरी चल रही है, तो अगर आप ट्रेन में पानी नहीं आ रहा है आपके कूपे में, आपने तो तुरंत ट्विटर पर लिख दिया कि साहब फला फला ट्रेन में, रेल मंत्री को आपने ट्वीट कर दिया कि साहब फला फला ट्रेन में जो है फला फला डिब्बे में पानी नहीं आ रहा, अगले स्टेशन में पानी भर दिया गया, आप बड़े खुश हुए कि रेल मंत्री ने हमारी सुनी। तो ऐसे ही जब आप जा रहे हैं बेसमेंट के लाइब्रेरी में, बेसमेंट की क्लास में, वहां भी तो आप 500 लोग मिलकर ट्वीट कर सकते हैं। एक लड़के ने शिकायत की थी, बस वही एक लड़का का मामला पड़ा हुआ है, अगर पूरा ग्रुप उस लड़के के साथ मिल गया होता तो क्या आज हादसा होता? उस एक लड़के ने जागरूकता दिखाई, अगर पूरा ग्रुप वो जागरूकता दिखा देता तो शायद आज हादसा नहीं होता। ऑन दैट नोट, अवध ओझा जी हमारे न्यूज़ रूम में आए, इन्होंने अपनी बात रखी क्योंकि बच्चे इनसे सवाल पूछ रहे थे, इसमें कोई